अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है। फैसला आने से पहले आरएसएस से लेकर मुस्लिम तबके में मीटिंग का दौर चल रहा है। मजहबी, समाजी, तालीमी शोबे से मुतल्लिक मुमताज मुस्लिम शख्सियात की आज दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क में समाजी हम आहंगी, भाईचारा और इत्तेहाद को हर कीमत पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण गोपाल, संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क रामलाल, मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद ने किसी भी सूरत हाल में समाजी और फिरक़ावाराना हम आहंगी और मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म का इजहार किया है। एक बहुत ही ऐतिहासिक हम लोगों की संवाद के सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें कि पूरे मुल्क के तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, धार्मिक लोग, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और बहुत ही जो पूरी कौम और पूरे समाज पर असर रखते हैं, ऐसे लोग आज इकट्ठा हुए और बहुत लगभग 2.5-3 घंटे की तक ये मीटिंग चली। और उस मीटिंग में तमाम मुल्क के सौहार्द, मुल्क की एकता, मुल्क के भाईचारे को मजबूत और उसके ताने बाने को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और ये भी जोर दिया गया कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में देश की तरक्की और देश के एकता और भाईचारे की डोर को कमज़ोर नहीं होने देना है और कहीं पर भी जीत का जुनूनी जश्न और हार का हाहाकारी हंगामा नहीं होना चाहिए, उससे बचने की ज़रूरत है। आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। आपने बहुत सारी बैठक देखी होगी, लेकिन इस बैठक में संवाद हुआ है, जिसमें हमारे कुछ परिवार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नकवी साहब के आवास पर मुस्लिम समाज के हर मसलक के इम्पॉर्टेंट लोग जो मैटर करते हैं वो इकट्ठे हुए। यहाँ से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अयोध्या विषय पर जो फैसला आएगा, एक स्वर से सबने कहा वो स्वीकार होगा। ये किसी की हार और जीत नहीं होगी। ये फैसला देश को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पर सबने भरोसा जताया है। एक भी आवाज़ अलग से नहीं आई, बल्कि हर आवाज़ एक जैसी आवाज़ थी। तो यहाँ पर ये जो बैठक हुई है, इसके ज़रिए पूरे देश के लोगों को ये संदेश है कि समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर रहें। ये फैसला सौहार्द को मजबूत करेगा। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मस्जिदों को वापस लेने का ऐलान करने वाले अखाड़ा परिषद ने यू टर्न ले लिया है। यूपी हुकूमत से गुफ्तो-शुनीद के बाद अखाड़ा परिषद ने अयोध्या मामले में अब किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी से दूर रहने की अपील की है, जबकि मुसलमानों की बाज़ तंजीमें तो एक तरफा तौर से अयोध्या की मुतनाज़ा अराजी से दस्तबरदार होने की मुहिम चला रही है। पेश रिपोर्ट। अयोध्या मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गुज़िश्ता 17 अक्टूबर को एक इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा था कि राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मस्जिदों को वापस लेने की तहरीक चलाई जाएगी। अखाड़ा परिषद के इस ऐलान के बाद यूपी हुकूमत ने राम मंदिर मामले में किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी से दूर रहने की अपील जारी की थी। अखाड़ा परिषद और यूपी हुकूमत की बातचीत के बाद अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने भी अब अपना रुख काफी नरम कर लिया है। हिंदू भाइयों से और सनातन परंपरा के सारे साधु महात्माओं से अपील करता हूं कि आप खुशी मनाइए, लेकिन अति उत्साहित मत होइएगा। दूसरे के धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को कोई कष्ट न हो, उन्हें कोई ठेस न पहुंचे, वो हमारे भाई हैं। दूसरी जानिब इस मसले पर बाज़ मुस्लिम तंजीमों ने अयोध्या मामले में काफी लचीला रुख इख्तियार कर लिया है। इन तंजीमों ने जहां एक तरफ अदालत का कोई भी फैसला कबूल करने का ऐलान किया है, वहीं ये तंजीमें मुतनाज़ा अराज़ी से दस्तबरदार होने तक की बात कह रही हैं। पूरी एक आम मुसलमानों की तरफ से हम ये बात आप सबके बीच ये रख रहे हैं कि हमारे देश का हर मुसलमान ये चाहता है कि देश में सुकून हो, देश में आपस में मोहब्बत बढ़े, देश में आपस
की मोहब्बत से लोग अच्छे कारोबार में, अच्छे रोजगार में, अच्छी शिक्षा में आगे बढ़ें। लगभग सभी हिंदुस्तानियों का, लगभग 95% हिंदुस्तानी मानना है कि वहाँ राम जन्मभूमि थी। तो जहाँ पे राम जन्मभूमि थी वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यार मोहब्बत से वहाँ राम मंदिर बन जाएगा तो इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि और मजबूत होगी। यूपी हुकूमत की हिदायत पर अखाड़ा परिषद ने अयोध्या मामले में अपना रुख बज़ाहिर काफी नर्म कर लिया है, लेकिन अखाड़ा परिषद का साथ ही ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में ही आएगा। दूसरी जानिब अयोध्या में राम मंदिर की हिमायत करने वाले मुसलमानों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में आता है तब भी मस्जिद की जमीन राम मंदिर की तामीर के लिए छोड़ देना चाहिए। उनकी दलील है कि समाज में अमन कायम रखने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अयोध्या के तारीखी तनाज़े पर मबनी तारीखी फैसला अनकरीब ही मुतवक्का है। सभी लोग आईन और दस्तूर और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शरपसंद अनासिर पर मुकम्मल यकीन भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने और अमन व अमान बनाए रखने के लिए खुसूसी कोशिशें भी की जा रही है। इसी ज़मीन में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कमेटी के जिम्मेदार अराकीन ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की, इंतजामी सूरत हाल से वाकफियत हासिल की है। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वो कमेटी जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का हल बातचीत के जरिए अदालत के बाहर कराना चाहती थी, अब अमन व अमान के क़याम और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तदबीरें कर रही है। कमेटी के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि दोनों मज़ाहिब के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन शरपसंद अनासिर पर लगाम कसने के लिए भी बंदोबस्त किए जाने जरूरी हैं। इस सिलसिले में कमेटी के 4 रुकनी वफ्द ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की। सारी गुफ्तगू के बीच की 2 बात कही कि आप लोग ठीक है और हम कोशिश में लगे हैं और गवर्नमेंट पूरी कोशिश में है कि किसी किस्म का दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि जो लोग शरपसंद हैं वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए, हो सकता है तो आप मुझे हर ज़िले में 5-10 नाम दीजिए, उनके फ़ोन नंबर दीजिए, जो हमारे यहाँ के एसपीज़ को ज़िले में दर्ज हो जाए, और नया कंट्रोल रूम का नंबर हम दे देंगे तो वो लोग भी कंट्रोल रूम से रब्ता रखें। जैसे कोई बदमाशी करे या कोई चीज़ अमन चैन के लिए रोड़ा बने, वो फौरन हमारे क्वार्टर पे फ़ोन करे। जिला लेवल पर ऐसी कमेटियां बनाई जा रही हैं जो हालात पर नजर रखेंगी। साथ ही पुलिस के एहलकार भी इन लोगों के मुस्तकिल राब्ते में रहेंगे। अहम बात यह भी है कि जल्द ही एक ऐसी मुश्तरका मीटिंग की जाएगी जिसमें दोनों मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा, दानिश्वर और समाजी कारकुन और वकला शरीक होंगे, और फिर इसी मीटिंग के जरिए सभी लोगों से अपील की जाएगी। हम लोग ये मीटिंग करने जा रहे हैं इधर प्रेस क्लब में। उसमें हम कुछ मौलाना हजरत को, कुछ पंडितों को, धर्मगुरुओं को बुलाएंगे, उसमें पॉलिटिकल लोग बुलाएंगे, उसमें सामाजिक कारकुनों को बुलाएंगे, और उनसे सिर्फ यही अपील करेंगे, कानून सबसे बड़ा होता है और हमें सबसे विश्वास रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हमारे देश के हित में करेगा, हम सबके हित में करेगा। ये हमारा मुजव्वज़ा मीटिंग पुलिस के अहम अफसरान की मौजूदगी में प्रेस क्लब में मुनक़िद होगी, जिसके जरिए अमन व इत्तेहाद पर मबनी अहम नुकात आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 9 तारीख को मीटिंग का इनेकाद होगा, ताहम इसमें तब्दीली भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वहीं कानपुर में भी जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग हुई। मीटिंग में बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक मुतवक्का फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में यूपी के दीगर अजला से भी उलमा और दानिश्वरों ने शिरकत की और फैसले पर रद्द अमल देने से गुरेज करने की तलकीन की। मीटिंग में जिला इंतजामिया के एसपी और डीएम को भी बुलाया गया था। कोर्ट का फैसला आने वाला है अयोध्या मामले में, तो चूँकि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारी तंजीमों ने ऐलान किया है, तो उस फैसले को हम मानेंगे, हमारे हक़ में आए तब भी, खिलाफ आए तब भी। तो आज हमने शहर के 100 से ज़ायद अइम्मा को, मस्जिद के इमामों को जमा किया कि हम कौम को समझाएंगे कि अगर हक़ में फ़ैसला आए तो किसी तरह की खुशी सड़क पर न मनावें, कोई पटाखा न छोड़ें, झंडा न लगाएं, जुलूस न निकालें, और ख़िलाफ़ आए तो कोई एहतजाज न करें। क्योंकि निर्णय कब आएगा, क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो सबसे ये अपील की गई है कि जो भी निर्णय हो, हमारी चूँकि सर्वोच्च संस्था है, उच्चतम न्यायालय, तो उसका निर्णय सभी को स्वीकार हो, और सभी ने ये माना भी है
बाकी हम सभी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आना है अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में। इसके संदर्भ में भी इस मीटिंग में हम लोगों की बातचीत हुई। सभी मौलाना साहिबान ने शहर में अमन व अमान को बनाए रखने के लिए अपनी हर प्रकार से सहयोग देने के लिए कहा है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने जो दोनों समुदायों के संगठन हैं उन लोगों से बातचीत हम लोगों ने प्रारंभ की है। जगह जगह एस10 और जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं उन लोगों को हमने एक्टिवेट किया है। जमीयत-उल-उलमा उत्तर प्रदेश के सदर के मैं सर्कुलर तैयार हो गया है, आज ही जारी हो जाएगा हमारे जमीयत-उल-उलमा के पूरे सूबे की यूनिटों को कि वो भी इसका ख्याल रखें और सरगर्म हो जाएं अमन के क़याम में, और साथ साथ और बिरादरान वतन को इलाके के नॉर्मल सेकुलर हिंदुओं को लेकर के ऐसी बैठक कर ले में, ऐसे प्रोग्राम बना ले में कि किसी तरह से भी कोई भेदभाव और किसी तरह से गलतफहमी और किसी तरह से बदगुमानी पैदा होकर माहौल न बिगड़े। दिल्ली के साथ कानपुर में भी फजाई आलूदगी काफी बढ़ गई है। बच्चे मास्क लगाकर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। कानपुर के रुकन असेंबली इरफान सोलंकी ने कई स्कूलों में बच्चों में मास्क तकसीम किए और कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों से इसलिए शुरू करा है कि बच्चे सबसे नाजुक होते हैं और वो ज़्यादा जल्दी जो बीमारी होती है उनको पकड़ लेती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले स्कूल में जाके उनको बांटेंगे, फिर एक आम जनता के लिए जितने बड़े चौराहे हैं और जितने मेन चौराहे हैं वहाँ पे जाके बांटने का काम करें, क्योंकि ये काम वास्तव में सरकार का है। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, हम सब सरकार के अधीन आते हैं। हम लोगों ने कल ज्ञापन भी दिया कि स्कूल बंद कराएं ताकि बच्चे घर पे रह सकें, पर अभी भी उस सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। और नोएडा में हमारे नुमाइंदे दीपक ने फजाई आलूदगी के हवाले से जायजा लिया। दिल्ली और एनसीआर में चली हवाओं के बाद प्रदूषण के स्तर में थोड़ा फर्क जरूर आया है, लेकिन अभी भी दिल्ली और एनसीआर के AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो PM 2.5 का स्तर अभी भी सीवियर कंडीशन दिखा रहा है, यानी कि खतरनाक स्थिति पर बना हुआ है। इस वक्त नोएडा में हम मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखाएं तो आपको स्मॉग जरूर नजर आएगा, लेकिन ये स्मॉग पहले की तुलना में कम है। यानी कि जो स्मॉग आपको रविवार या शनिवार तक काफी ज्यादा घना नजर आता था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी, वो अब हल्का हो चुका है। विजिबिलिटी इस वक्त अच्छी खासी नजर आ रही है। सूरज आसमान में निकला हुआ साफ नजर आ सकता है और जैसे जैसे अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है उसके मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक हवा की गति थोड़ी तेज रहने वाली है, जिसके कारण ये स्मॉग जो है वो कम रहेगा, यानी कि विजिबिलिटी ठीक ठाक नजर आ सकती है। इस वक्त अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है उसके मुताबिक जो ओवरऑल नोएडा की एयर क्वालिटी है वो PM 2.5 350 के आसपास बना हुआ है। लेकिन अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो नोएडा सेक्टर 125 में जो यूपी PCB के जो डेटा है उसके मुताबिक 389, यानी कि ये वेरी पुअर कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में अभी नहीं पहुंचा है। स्थिति अभी पहले के मुकाबले यहाँ पर ठीक ठाक बताई जा रही है। वहीं दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो नोएडा सेक्टर 62 में अगर हम देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है उसके हिसाब से अगर देखें तो 396, ये भी पुअर कंडीशन में है। कुछ दिन पहले की बात करें तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंकड़ा 1000 के पार दिखा रहा था। 1000 के पार यानी आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये आंकड़ा पहुंच चुका था। कुछ और सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं। सेक्टर 1 की बात करें तो यहां पर भी 393, यानी कि यहां पर भी कंडीशन खराब जरूर है लेकिन पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति जरूर नजर आ रही है। तो फिलहाल दिल्ली और नोएडा में तेज हवाओं के चलते प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो गया है या कि अच्छी कंडीशन में पहुंच गया है। स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है लेकिन राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से और ज्यादा ये PM 2.5 का लेवल है नीचे आ जाएगा, यानी कि थोड़ी और राहत लोगों को जरूर मिलेगी। कैमरामैन चंदन के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज 18 इंडिया, नोएडा। फिजा में फैल रही आलूदगी के बढ़ते खतरे ने लोगों को सोचने पर मजबूर सरकार और कर दिया है। समाज की लापरवाही से पैदा हुए इस खतरे को कम करने के लिए अब समाजी सतह पर लोगों को बेदार करने और जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। इसी जरूरत को महसूस करते हुए मेरठ में समाजी तंजीम जागरूक नागरिक एसोसिएशन ने शहर के स्कूल और कॉलेजों से बेदारी मुहिम की शुरुआत की है। इस सिलसिले के पहले कड़ी में आज मेरठ के इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।
इस वर्कशॉप के जरिए तालिबात को आलूदगी के खतरे से बचने और फिजा की आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होने के तरीकों की जानकारी दी गई है। की बात करूं, अपने आसपास की बात करूं तो विशेष तौर से दिल्ली एनसीआर का ये हाल हो चुका है कि आज बच्चे को स्कूलों में जाने से रोका जा रहा है। जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टियां कर दी हैं कि बच्चे कॉलेज में न आए जब तक ये वातावरण से पॉल्यूशन खत्म ना हो जाए। और ये पॉल्यूशन हो क्यों रहा है एक्चुअली, इसके बहुत लोग, न ही सरकार इसका निराकरण कर रही, न ही हम इसको सुलझाना चाह रहे हैं। बहुत हानिकारक है, मुझे पूछो क्या नाम, फीवर इतना हो रहा है इनके, जैसे फीवर हो जाता है, चक्कर आते हैं, सर में दर्द इतना रहता है कि मतलब इंसान अच्छे से रह नहीं सकता। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और तो वही ये जो मास्क है वो लगाना चाहिए और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे हमें सांस मिले, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है मना करने के। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व के मौके पर तिलुंडी, नानकाना साहिब और करतारपुर के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में सिख समाज के लोग तैयारियों में मसरूफ है। मेरठ में भी मुख्तलिफ गुरुद्वारों में इन दिनों प्रकाश पर्व की तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। इस मौके पर मेरठ के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और अखंड पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही 12 नवंबर को प्रकाश पर्व के लिए खुसूसी तैयारियां भी की जा रही हैं। शहर के मशहूर थापर नगर गुरुद्वारे में इस मौके पर मजहबी तकरीबात के अलावा समाजी खिदमात के लिए खून और आंख डोनेशन कैंपों का भी इनेकाद किया जा रहा है। समाज में आपसी इत्तेहाद को फरोग देने के मकसद से 9 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक खुसूसी दरबार का भी इनेकाद किया जा रहा है। देव जी का 550वां प्रकाश पर्व जो 12 नवंबर को आ रहा है, जिसके संबंध में विश्व भर में तैयारियां पूरे जोरों से चल रही हैं। मेरठ में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आज ये दुनिया मानती है कि गुरु नानक देव केवल सिखों के नहीं, संपूर्ण मानवता के गुरु थे। गुरु नानक देव के साथ जीवन भर अगर एक भाई मर्दाना मुस्लिम था तो एक साथ में भाई बाला हिंदू भी था। वहाँ पर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, सब प्यार और एकता भावना से मिले और बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। और आज जैसे हमारे साथी ने अवगत कराया कि आज हर कोई अपने तरीके से एक अकीदत के फूल, श्रद्धा के फूल भेंट करना चाहता। हम समाज के लिए क्या करें, क्योंकि गुरु नानक देव जी का संदेश मानवता के। गुजरात और महाराष्ट्र में आने वाले तूफान महा के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 6 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गुजरात पहुंच गई है। दरअसल बहराए अरब में हवा के कम दबाव की वजह से तूफान महा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमनदेव और दादर नगर हवेली के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 नवंबर को यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के साहिलों से टकरा सकता है। प्याज ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, प्याज ने एक बार फिर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। मुल्क के कई हिस्सों में 80 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है। हालांकि हुकूमत ने लोगों को राहत देने के लिए कई जगह स्टॉल लगाया है, पर ये सबके दस्तरस में नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले अनाज की कीमतों में इजाफा होता था, अब तो आलू, टमाटर और प्याज भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। पीछे से कम आ रहा है, बाकी व्यापारियों का आपस में मिलजुल का उनका बात होता है। अभी कल देखिए 70 रुपये था, आज 10 रुपये किलो बढ़ गया, 80 रुपये किलो मंडी में हो गया। क्या कारण मान रहे हैं? हम तो यही मान रहे हैं कि अगर सरकार अगर इस पे चाहे स्कीम करना तो मंदा हो सकता है। जब खूब तेज बिक जाता है मार्केट में तब लोग कहते हैं कि नहीं मैं उनको सिंह में कसूंगा, व्यापारियों के ऊपर जोर डालूंगा। इनको पहले ही करना चाहिए। तो होना ही नहीं चाहिए इतना, तो लेबर भी खाती है, ये तो जो सड़क पे काम करती है वो भी खाती है और बड़ी फैमिली वाले भी खाते हैं। एक लिमिट में होना चाहिए ये वाला। क्या प्राइस आती है अभी 80 रुपये किलो दे रहे। अच्छे से बरसात का फसलें काफ़ी ख़राब हो गई हैं, उस वजह से भी मतलब कि सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं सर। बाकी और भी है, किसानों मतलब बरसात की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया मतलब काम। जब से ये बरसात का ख़त्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट हो गया, मतलब इतना तो कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे ऐसा, पहले तो दाल चावल होता था, अब तो सब्जियों में भी यही हाल हो गया। हम लोग कैसे रहें समझे में नहीं आता है। सब्जी में जो स्वाद आता है टमाटर प्याज में, वो बताइए वही को आप महंगा करते चले जा रहे होगा। आलू भी धीरे धीरे उस हिसाब से जा रही है। बताइए गरीब लोग खाएं क्या, वो करें क्या? महंगा होने का कारण है कि प्याज जो बरसात हुई आज 10 दिन पहले,
उस बरसात की वजह से प्याज जो है ख़राब हो गया। ख़राब होने की वजह से माल कम आ रहा है, इसी वजह से जो है प्याज 80 रुपये 70 रुपये किलो बिक रही है। 70 से 80 है। पहले जो है वही 40-50 बिक रहा था। माल जो है ख़राब हो गया, इसी वजह से जो है रेट बढ़ गया है। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एलजेपी के कौमी सदर चुने गए चिराग पासवान, दिल्ली में पार्टी की अहम मीटिंग में सौंपी गई कमान। पटना में मुल्क के सबसे बड़े खादी मॉल का सीएम नीतीश कुमार ने किया इफ्तिताह। 3 मंजिला मॉल में हर नस्ल के लिए खादी के कपड़े। हाजीपुर में बेलगाम सांड ने मचाई आफत, सर पर ऑटो को उठाकर जमीन पर पटका, इलाके में मची अफरा तफरी। हाजीपुर में पेट्रोल पंप में बदमाशों का धावा, 6 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार में त्यौहार खत्म होते ही काम पर लौटने वालों में मची हुड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक मुसाफिरों की भीड़। नाजरीन, सबसे पहले बात बिहार के मदारिस की। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सूबे के 2459 मदरसों को मंजूर करने का ऐलान किया था। साल 2011 में बिहार काबीना ने मदरसों की मंजूरी का फैसला किया। तब से लेकर आज तक सिर्फ 814 मदरसों को मंजूर किया गया है। बाकी मदरसे मंजूरी के इंतजार में है। उसमें 475 मदरसों की जांच की कार्रवाई पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। इन मदरसों की फाइलें महकमे तालीम में धूल चाट रही है, लेकिन मंजूरी का मरहला पूरा नहीं हुआ है। मदरसों के असातिज़ा अपने मुतालबात को लेकर कई बार पटना की सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर चुके हैं। मदरसा के असातिज़ा के मुताबिक मदरसों की मंजूरी नहीं मिलने से उनकी तनख्वाहें भी जारी नहीं हो रही हैं। मदरसा असातिज़ा से बातचीत की हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने। हुकूमत ने 2459 मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था, जिसमें करीब 800 मदरसे मंजूर हो गए हैं और बाकी मदरसे अब तक मंजूर नहीं किए गए हैं या उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। करीब 475 ऐसे मदरसे हैं जो महकमे तालीम में उनकी पूरी फाइल पड़ी हुई है, तमाम कार्रवाई मुकम्मल है। बावजूद इसके इस सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं मदरसों के टीचर हैं जिन्हें तनख्वाह नहीं मिल रहा। इस उम्मीद में ये पटना आए हैं। कई बार इन लोगों ने धरना दिया, कई बार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, इनसे यकीन दहानी कराई गई, भरोसा कराया गया, लेकिन मसले हल नहीं हुए। आपसे जानना चाहेंगे क्या है मसला आपका? सर, बहुत ही गंभीर मसला है। हम लोगों के साथ बार बार ये अत्याचार, ये जुल्म बर्दाश्त से बाहर की बात है। जिस प्रकार से सरकार ने हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन, वादे पे वादे, हमेशा इलेक्शन के टाइम में हम लोगों को बेतहाशा मेहनत करवाया, वोट लिया, हम लोगों ने जानो माल के साथ हर तरह से सरकार को बनाने में कई मरतबा हम लोगों ने मदद की, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन सरकार इलेक्शन के बाद हम लोगों से मुकम्मल मुँह फेर लिया। पश्चिमी चंपारण से आए हैं, नरकटियागंज से, और 475 मदरसा की कैबिनेट कराने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मतलब हम अपनी मांग को रख कर कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सभी लोग 475 मदरसा के जितने टीचर हैं। मैं मोहम्मद ताहिर हुसैन कटिहार से बोल रहा हूँ और धरना 87 से लेकर अब तक दे रहा हूँ कि आज कामयाबी मिलेगी, कल कामयाबी मिलेगी। सरकार हमेशा आश्वासन ही हमको दे रही है। हमारा हाल ये है कि हमारे बीवी बाल बच्चे क्या कहते हैं, इतने परेशान हाल है। हम लोगों के वेतन न मिलने की वजह से हम सड़कों पे आ चुके हैं और हमारे बच्चे के तालीम का हाल ये है कि बिल्कुल अनपढ़ समझिए जो हो चुके हैं। हम अपने बाल बच्चों को इलाज के लिए भी परेशान हाल है कि किस तरह गवर्नमेंट हमको जल्द से जल्द तनख्वाह दे ताकि हम अपने बीवी बाल बच्चों को सही तौर पे परवरिश कर सके। जी, सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि 475 मदरसे को पेमेंट की जाए और सरकार ने 2015 में वादा किया था कि मैं इलेक्शन के बाद कर दूंगा। ये 4 साल गुजर गया, इलेक्शन आने वाला 2020 में। अब तक हम लोग भूखमरी के शिकार हो गए, बच्चे रोड पर हमारे आ गए, हमारी तालीम मदरसों में चौपट हो गई, सब
पढ़ा भी रहे हैं, उसके बाद तनख्वाह नहीं आ रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। सारे लोग इसी मसले को लेकर के पटना में हम आए हैं कि हमारी बात आपके ज़रिए सरकार तक पहुँचे। नीतीश कुमार वज़ीर तालीम। खास बात में फिलहाल इतना ही। हमें